वाक़े के बाद, शहबाज गिल वाले वाक़े के बिल्कुल उसके बाद। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। आज हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक पे एक उन्होंने प्रोग्राम किया एक मेजर खुर्रम रोकड़ी के साथ, और उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। मार्च शुरू हो जाता है, उस दिन वाक़या हो जाता है, उससे अगले दिन सलमान को वीडियो भी देता है और मुझे अगले दिन कहता है कि आप मुलाकात कराएं, मुलाकात करनी चाहिए। मैंने कहा ना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो मेजर खुर्रम रोकड़ी से 1 साल से गुफ्तगू भी नहीं हुई इन दोनों की। सितंबर में मेरी मीटिंग हुई मेजर जनरल फैसल नसीर की। मैंने नहीं रिक्वेस्ट की, मेजर खुर्रम रोकड़ी है, इन्होंने कहा कि मैं मीडिएट कराना चाहता हूं, जो फ्री फेयर इलेक्शंस की डेट खान साहब चाहते हैं, मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं, ये मैं कर सकता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ हर दिन कुछ नए इंकशाफात होते हैं, कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नई शख्सियात मंजर आम पर आती हैं और कुछ पीछे चली जाती हैं। इस वक्त हम जो देख रहे हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जिनको आपने देखा मोन्टाज के अंदर, वो इंकशाफात कर रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आप मीटिंग करें, और इस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बहरहाल बात की। आज हमारी कोशिश है कि ज़रा मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को ऑनलाइन लें और उनसे पूछें कि जो वो ये सब बातें कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ये ही मुनासिब वक्त क्यों चुना, इससे पहले उनकी सियासी वाबस्तगियाँ क्या रह चुकी हैं, और इस तरह के बयानिए के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह का नुकसान या फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। इस पर मेरे साथ इस वक्त मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मौजूद हैं, तो ज़रा पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेजर साहब, अब ज़रा बहुत सारे सवाल हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खलबली मचा दी है। ये फरमा दीजिएगा कि आप इमरान खान साहब से, आपकी और इमरान खान साहब की कितनी देरीना ताल्लुक रहा है, कितने पुराना जानते हैं आप? मुझे मेरी बात सुनना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। ताल्लुक मैं जो पीटीआई में हूँ फ्रॉम 1998, मैं 4 दिन हो गए हैं अपने ये बता रहा हूँ, मैं मेजर खुर्रम हूँ, मैं पीटीआई में इतने अरसे से हूँ, ये मैं हूँ। आप बी शुड कम टू द डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो फिर ये फरमा दें कि इस वक्त जो आप ये बयान दे रहे हैं, जो गुफ्तगू आप बता रहे हैं कि मुलाकात करवाने के लिए कहा गया और ये सब कुछ, आपको लगता है कि ये आप टाइम जोन का इंतजार कर रहे थे या किसी प्रेशर में आके आपने अपनी ये बातें रिवील की हैं? शुड यू गो नेगेटिव, क्यों मुझे किसी प्रेशर में आऊँ? अगर सुलेमान जियो के ऊपर जाकर सुलेमान ना करता वो अपना वीलॉग, तो मैं खामोश रहता हूँ। उसने एक चीज़ को एक्सपोज किया। अब जब आप एक चीज़ को एक्सपोज करते हैं तो फिर उसको फेस करते हैं। अभी नाउ ये फेस करते हैं, आप फिर इस तरह करते हैं। हमने इधर जाने सीधा जहाँ पे ऑफिस में गलत हो रहे हैं आप सलमान शाह। जी आप बोलते रहे, आप बोलते। सर मुझे ये बता दें, आप मुझे जरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी दरकार होगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त आपके इस सारे बयानिए को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इनका क्या लेना देना हमारी पार्टी से, और इनको तो हम जानते ही नहीं, ये कब आए, क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इस सबसे हमारा ताल्लुक नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? सुनिए जी, मेरा नाम है मेजर रिटायर्ड खुर्रम खान रोकड़ी। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ को जिन था। जब मैं चेयरमैन एक्स सर्विस मैन था तो उस वक्त मैं कबूत था। जब मैं सेक्रेटरी जो मेंबरशिप था मैं कौर था। जब मैं PPA-86 के लिए टिकट अप्लाई कर रहा था तो शायद मैं स्कैंडिनेविया को शहरी था। यानी कि क्यों हम बच्चों वाली और नॉन सीरियस एक इतनी इलिटरेट कौम बन गए हैं कि हम अपने, यानी कल अपने बच्चों को भी कहेंगे, अगर उसने किसी ने कह दिया तो उससे भी मुकर जाएगा कि ये बच्चे मेरे हैं, ये वालिद मेरे, ये भाई मेरा। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम क्या रहे हैं? आप खुद सोचिए कि क्या ये बैलेंस्ड अप्रोच है? ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। सर ये बताइएगा, जिस मुलाकात के लिए आपने ज़ाहिर हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, ये फरमाइएगा कि उस मुलाकात में जो आपने करवाई पहली, उसमें कहाँ तक बातचीत हो गई थी कि हाँ हम इनसे टेबल टॉक करेंगे, जनरल इलेक्शन के हवाले से बात हो सकती है, या इस मौजू पे कोई बात ही नहीं हुई थी अभी तक? नहीं सुनिए, मैंने जो हामिद मीर के साथ मोड़े सलमान शाह मैंने साथ प्रोग्राम किया है ना, आप उसको दोबारा सुनिए। मैंने जो चीज़ उसके अंदर कही है, अगर उसके अंदर 1 इंच का वो आगे पीछे बात हो तो वो पूछ लीजिएगा। दैट्स माय प्रिसाइज, जिसे कहें कि मेरा जो बयानिया मैंने उसमें देख आगे सीधा जाए सलमान शाह, मेरी बात सुने, सीधा जाए। जी
मेजर साहब ये बता दें कि इस वक्त आपको लगता है कि जिस बयानी के साथ इमरान खान साहब खड़े हुए हैं ये वही बयानिया है जिसको लेकर वो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, या उससे वो मुनहरिफ हो गए हैं? नहीं, आई हैव नो कंसर्न विद देम नो मोर। उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया, मुनहरिफ हो गए। दिस इज द पीपल टू डिसाइड, और उसको डिसाइड करने के लिए इलेक्शन होता है। मेरा यही कंसर्न था कि वी शुड गो टू इलेक्शन, वी शुड नॉट बी गोइंग टूवर्ड्स फ्रिक्शन। और हमने लश्कर तैयार नहीं किया, हमने वोट बैंक तैयार किया। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने एक मामूली सा इख्तिलाफ किया, उसके बाद जो गालम गलोच ब्रिगेड और जिस किस्म की फ्रिक्शन और शिद्दत में देख रहा हूँ, इसका मतलब है हमने वाकई ज़ोंबी इख्तियार कर लिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। अच्छा मेरी बहन मुझे इजाज़त देंगी, आई एम रियली स्टक, आई विल गो टू सम प्लेस। अगर आप इंशाल्लाह आई कैन गिव यू टाइम अगेन, अगर आप कहेंगी। अच्छा चलें, ठीक है। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब, आप मेरा ख्याल है कहीं बिजी भी हैं, बट हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे कुछ सवालात के ज़रूर जवाबात देते। जिस पर आपने कहा कि मैंने कब सियासत शुरू की, कुछ खबरें हैं कि आप इससे पहले किसी और सियासी जमात का हिस्सा भी रहे, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बातें आप कर रहे हैं ये कितनी खलीज पैदा कर रही है और ये कितनी बढ़ा रही है ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन। इंपॉर्टेंट शख्सियत है मुसर्रत जमशेद चीमा, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ज़रा उनसे भी बात किए लेते हैं। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा मुसर्रत साहिबा कि इस वक्त जो सामने सूरत हाल है उसमें लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में खलीज बढ़ती ही जा रही है। फिर रोकड़ी जैसी शख्सियात जब सामने आती हैं तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि बैकडोर जो है राब्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल वो राब्ते चाहती है और बहाल भी करना चाहती है। इस पर अभी आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है कि सलमान सूफ़ी साहब और रोकड़ी साहब ने अपनी तरफ से एक उस वक्त उनको लगता है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से लॉयल्टी से एफर्ट की, लेकिन वो खान साहब को मिलवाना चाहते थे और वो एक दफ़ा भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जहाँ तक रह गई बात, देखें किसी भी किस्म के फ्रंट डोर बैक डोर राब्तों की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है प्रिंसिपल्स की। क्या हम अपने जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उससे पीछे हटे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमें किसी के सामने, जब खान साहब ने ये कह दिया है कि हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट साहब को फुल मैंडेट दिया है, इख्तियार दिया है कि वो राब्ते करके, और इसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि इलेक्शन की डेट और उसके बाद सारी पॉलिटिकल जमातें बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम काम करें और फिर एक ऐसे इलेक्शन में हम जाएं जिसके ऊपर कोई दूसरी सियासी जमात अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर उंगली ना उठा सके। बाकी जहां तक रहेगी बात इस्टेब्लिशमेंट की, देखिए इस्टेब्लिशमेंट से हम सिर्फ दो बातें चाहते हैं। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल्स हैं उनके अंदर अब हम अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। ऑलरेडी सेड दैट ना, ये तो वो कह चुके हैं ना, जाती अना का प्रॉब्लम जी। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हम तो ना किसी को कुछ कह रहे हैं, ना हम किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता हमारी क्या, हम तो वो कहते हैं ना सिविलियंस हैं, निहत्ते शहरी हैं, हमारे पास कौन सी गन्ने हैं जो हमने किसी के ऊपर तानी है। फायरिंग उल्टा हमारे ऊपर हुई है। इदारों को चाहिए कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी ऑफर करें। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर बड़े लीडर के ऊपर जानलेवा कातलाना हमला हुआ, एक कारकुन शहीद हुआ है, 12 हमारे जिसमें से एक्स पार्लियामेंटेरियंस और मौजूदा जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको गोलियां लगी हैं। और इसके ऊपर हम क्या चाहते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इंसाफ का पहला आईनी तकाजा ये है कि FIR अभी तक रजिस्टर नहीं हुई जो खान साहब चाहते हैं। अब बाकी सारी चीजें तो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल वो तो बात की बात है। लिहाजा ये आइन की बहाली की मूवमेंट है, ये जमहूरियत की बहाली की मूवमेंट है, ये फंडामेंटल राइट्स की बहाली की मूवमेंट है। और इखलाक से गिरावट जिस हद तक हमारे मुआशरे में हो चुकी हुई है, जितनी घुटन है कि सच बोलने पे सजाए मौत दे दी जा रही है, लोगों का कत्ले आम हो रहा है। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनली माने जाने वाले एक सहाफी, उनका जिस तरह से बेईमाना कत्ल, और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है हमारा मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। क्यों? ठीक है मुसर्रत, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सबसे बड़ी, मेरी कंप्लीट कर लेने दे दो बातें सिर्फ। सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क की जो एजेंसीज है जो अपना एक पूरी दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है, उसके हेड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में नहीं पता होता, जो एक निजी टीवी चैनल आके जो कुछ कह के जाता है। ये बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं और इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए?
साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन से जो कहानी शुरू हुई थी, खान साहब के ऊपर कातलाना हमले तक पहुंचना उसकी एक्सट्रीम थी। उसके बाद बेहमाना कत्ल हो जाता है, शहीद कर दिया जाता है अरशद शरीफ को, कोई उसके ऊपर आगे मजीद चीजें नहीं बढ़ रही। फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक छुपाई गई और एक टीवी से ऑन एयर कराई गई। और फिर आजम स्वाति साहब की वीडियो उनकी अपनी बीवी के साथ और वो बुजुर्ग फैमिली की वीडियो उनके बच्चों को भेजी गई। इसके ऊपर हम कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और अगर पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा, सियासी लीडर को अगर इंसाफ मुहैया नहीं है, उनको FIR का राइट नहीं मिल रहा, तो फिर आप सोच लें कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक माशाल्लाह से अमल दरामद कितना हो रहा है। जबकि जिस सूबे में हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं वहाँ हुकूमत भी हमारी अपनी जमात की हो, तो फिर सोच लें कि हम कितने बाख्तियार हैं। यानी सोच लिया जाए कि आप कितने बेख्तियार हैं। मुसर्रत साहबा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा था जब मैं रोकड़ी साहब से बात करी थी, चाहे रोकड़ी साहब हो, चाहे फैसल वाडा साहब हो या दीगर, और सलमान अहमद का आपने भी कहा कि वो भी गए थे तो अपने तहीं चले गए मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब ये सारी बातें हो रही थी, सदर आरिफ अलवी साहब का नाम मुसलसल बुनियादों पर आ रहा था कि वो जाहिर है मुज़ाकरात चाह रहे हैं और बातचीत करवाना चाहते हैं, जिसको फिर बाद में इंडोर्समेंट में मिली। कहा यह जा रहा है कि अब ये जब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबकी महसूस हो रही है, इसलिए वो डिसओन करता जा रहा है अपने लोगों को, चाहे वो रोकड़ी साहब हो, चाहे फैसल वाडा हो, फिर दीगर और शख्सियात भी ऐन मुमकिन है हो सकती हूँ। देखिए मेरी बहन, मेरी बात सुने। जी जी, कोई किसी को डिसओन नहीं करा। अगर कोई अपने तौर पर खुद ही मसलहत पसंदी के तहत या एक गुडविल के तौर पर एफर्ट्स कर रहा है तो वो करता फिरे। दूसरी जहां तक रहेगी बात फैसल वाडा की, मैं चले आज एक बात कोट कर देती हूँ, वो मेरे भाई आके इस चीज की इसको रद्द कर दें। क्या एक मीटिंग के अंदर हमारे चेयरमैन ने, उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद थी, इनको सख्ती से मना नहीं किया था और पार्टी की सारी लीडरशिप को मना किया था, क्योंकि ये लोगों को बुला के डराते धमकाते हैं, तो इस चीज से सख्ती से मना किया गया था। जो यानी कि हम जो खान साहब की सीनियर लीडरशिप में भी आते हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां भी हैं, उन्हें तो उन्होंने मना किया, तो बाकी कुछ लोगों को उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, हमारे अब मुज़ाकरात आप जाके कराओ, तो खुदा का नाम ले। दूसरी सुबकी की क्या बात है भाई, दो लोग गए, मिला है, खान साहब उनके कहने पे भी नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आरिफ अलवी साहब 2-3 बातें हैं, मिलने की भी क्या जरूरत है, डेट अनाउंस कर दें, मसला खत्म। अगला आर्मी चीफ किसको लगाना है, इदारा खुद फैसला कर ले मेरिट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक एक्सरसाइज है उसको इस तरह से लगा दे, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खान साहब का भतीजा बैठा हुआ है वेटिंग में, जिसको उन्होंने लगवाना था। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि जब आपने अभी ये ना, मेरी बात सुने ना, अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, ये चाय की प्याली में तूफान, इससे अंदाजा लगा ले कि पहले इन्होंने वाडा को लॉन्च किया, फ्लॉप शो, फिर खुद आना पड़ा, उसका जो कुछ हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। और अब रोकड़ी साहब, बेचारे रोकड़ी साहब, क्या मतलब उनका क्या रोल है, कुछ भी नहीं ना। उनको हमने कहा, वो अपने तौर पर, उनका मैंने जितना भी इंटरव्यू सुना उसमें है क्या जी, मैं और सलमान सादा सूफी आदमी है, वो चला गया होगा। और उसमें ऐसी क्या बात है कि हमारी सुबकी हो गई, सलमान को ये 2 बंदे मिले थे कि उनके बिहाफ पे मुज़ाकरात करें, खुदा का नाम ले। है प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। ये चाय की प्याली में तूफान लाना है। अच्छा ठीक, देखो ये चाय की प्याली में तूफान लाना है और कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल ओहदा उनके पास क्या है, सलमान साहब के पास, और उनको मुज़ाकरात के लिए खान साहब अगर भेजेंगे तो फिर उनके कहने पे मिल भी लेते। आज लाला मूसा में इसके ऊपर शोज, इसका मतलब ये है कि किसी के पास कुछ कहने को नहीं है। तो अब उन्होंने बेचारे रोकड़ी साहब की शामत आगी हुई है, मैं तो उनको कुछ भी ना, मुझे बुरा भला कहने की जरूरत है। वो जो उनको बात सही समझ लगी उन्होंने अपनी तौर। लेकिन ये बताएं ना मुसर्रत साहबा, एक छोटा सा सवाल मुझे करने दें। मुसर्रत 1 मिनट रुकिएगा, मुझे ये बताएं कि आप रोकड़ी साहब को जानती तो है ना, क्योंकि बाकी सारे जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं भाई, ये कौन आदमी है, किधर से आके बैठ गए हैं, और आप इतने हजारों लाखों लोग होते हैं, हमें सब याद, आप तो जानते ही है ना रोकड़ी साहब को, नहीं जानते? देखें ऐसी बात, मेरी डायरेक्ट उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है, मैंने इनको देखा हुआ है, ये उधर मौजूद होते थे। अब बनी गाला में जो लोग आते जाते हैं, या मियां वाली में एक दफा जलसा हुआ था, मैंने वहां भी इनको देखा था, मौजूद थे। तो ऐसी क्या बात है कि हम उनको देखते साथ ही कह दे, देखें मेरी बात सुने, कहने का मकसद क्या है ये
کہ پاکستان کے اندر اب یہ جو چھپن چھپائی ہے، چائے کی پیالی میں طوفان لانا، کسی بیچارے سلمان صوفی کو پکڑ کے، کسی بیچارے روکڑی صاحب کو پکڑ کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. بیانیہ آپ کا پٹ چکا ہے، عوام آپ کو جان چکی ہے، سمجھ چکی ہے. لیکن یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے کسی کے لیے بھی. لہٰذا اس چیزوں سے باز آئیں، اگلی بات کریں. اگر آپ کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ٹھیک ہے یہ تماشا لگائے رکھیں. اس میں تماشا ہمارا نہیں بن رہا، بنانے والوں کا اپنا زیادہ اچھا. لیکن تماشا یہ بھی کہا جا رہا ہے مسرت صاحبہ کہ جو تماشا سڑکوں پر ہو رہا ہے، پنجاب سے شروع ہوا اور باقی سارے شہروں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. آج لالہ موسیٰ میں بھی سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا کہ چند ہزار لوگوں کا جتھا لے کر آپ مختلف علاقوں، شاہراہوں اور شہروں پر بیٹھ کر اس کو بند کر رہے ہیں. یہ جتھا کیا الیکشن کی ڈیٹ لے سکے گا؟ اور اگر نہیں لے سکے گا تو اس سے عوام پاکستان کو تو نقصان ہے. دیکھیں ثنا، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتھا وہ تھا جس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، ڈنڈا بردار فورس. جتھا وہ تھا جو مریم نیب کے آفس کے باہر پتھروں کی شکل میں لے کے گئی تھی، اور ان کی ایک وہ کارکن تھی جو ان کے اشاروں پہ باتیں کرتی ہیں، انہوں نے کہا یہ تو پھول تھے. دوسرا جتھا وہ تھا جو مولانا مدرسے کے بچے اٹھا کے یہاں پہ بٹھا دیے تھے زمین گرم کرنے کے لیے. اب میری بات سنیں، ہم ہیں پولیٹیکل جماعت. مجھے آپ آپشنز بتا دیں کہ ایک سیاسی جماعت جس کی 4 صوبوں میں حکومت ہو، وفاق میں سب سے زیادہ سیٹیں ہوں، اور وہ کیا کرے؟ ان کے پاس آپشنز کیا ہے؟ عوام کو موبلائز کرنے کے علاوہ، پولیٹیکل پبلک کا پرامن پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ، لانگ مارچ کرنے کے علاوہ، لانگ مارچ سے اور زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹی پولیٹیکل جماعت کے پاس کیا ہے؟ مجھے آپ سجیسٹ کر دیں. کیا اسمبلیوں میں واپس جانا بڑا محال ہے؟ سنیں، اسمبلیوں میں جائیں، مدت پوری ہونے دیں، اگست میں الیکشن ہے. جی اگر یہ جتھا ہوتا نا تو ان کو خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ اور ہمارے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی ضرورت نہ پیش آتی. ان کو روکڑی صاحب کی، سلمان صوفی صاحب کی خدمات نہ لینی پڑتی. جتھے کی تو فکر ہی کسی کو نہیں ہوتی. بلاول اب چھوٹی سی لانگ مارچ لے کے آیا تھا نا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگنی تھی، کیا ہوا؟ ہم نے پرواہ بھی نہیں کی. ہم نے اس کو بولا کہ بولو کیا چائے پانی آپ کو آفر کریں. پھر ایک چھوٹا سا مہنگائی مارچ، ننا منا سا چھوٹی سی سرجری کے برابر لے کے نکلی تھی مریم، دونوں کزنز حمزہ اور مریم. ابا کی فوٹو بھی پکڑی تھی. گجرانوالہ تک پریس کانفرنس کرنے سننے جوگے بندے نہیں رہے تھے ان کے پاس. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جتھا ہے، گھبراتے کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے؟ کروڑوں روپے کے گولہ بارود کیوں ہمارے لیے لے کے بیٹھے شیلنگ کرنے کے لیے؟ لیکن مسرت آپ کیونکہ پارلیمانی خاتون ہیں، دیکھیں آپ پارلیمان، میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر جانا چاہتی ہوں لیکن وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے. دیکھیں پارلیمانی جو سیاست ہوتی ہے وہ ہمیشہ تقویت پاتی ہے، اس کے دیر رس نتائج جو ہیں سامنے آتے ہیں. لیکن یہ جو سڑکوں کی سیاست ہے، اس سے سیاست برائے سیاست کے علاوہ اور کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے 126 روز کے دھرنے میں بھی دیکھا. اس ملک کو ایک بہت بڑے سانحے نے آ لیا تھا. ظاہر اے پی ایس کا سانحہ ہو گیا تھا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہیں کوئی اور ایسا سانحہ ہوتا ہے، کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے تو واپس تو ٹیبل ٹاک ہی کرنی پڑتی ہے نا مسرت. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں بڑی irrelevant سی آپ نے کمپیریزن دیا ہے کہ کیا سانحہ اے پی ایس ہمارے دھرنے کی وجہ سے ہوا تھا. That's I'm not saying, but ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈسپرس ہونا پڑا. ہم نے اچھا کام کیا، جی سن لیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا. بالکل ہم نے قوم کے لیے سوچا. اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھو بات یہ ہے کہ ایک امپورٹڈ جتھے کو مسلط کیا انہوں نے پارلیمان کے اندر. پارلیمان کی توقیری بے توقیری اور کیا ہوگی کہ سب سے زیادہ سیٹوں والی جماعت سڑکوں پہ ہے اور جن کی سب سے کم سیٹیں ہیں وہ اندر ہے. یہ جو شطرنج والا کھیل ہے نا، ہم اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں. اس کے فیصلے کسی ڈرائنگ روم کے اندر شطرنج کی بازی پہ ہوں اور عوام، لیکن اس میں شطرنج کی اس بازی میں مسرت بہت بہت شکریہ، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بندہ سن تو لینا، ایک ایسا بندہ جس کے اوپر بفرد جرم لگنے والی تھی، 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے ثابت ہو چکے تھے، اس کو چیری بلاسم کو آپ نے پکڑ کے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بٹھا دیا. ہم کس وجہ سے جا کے بیٹھے؟ دیکھیں ہم نے ان کے اوپر جو چارج شیٹ لگائی تھی آج کی ڈیٹ تک لفظ با لفظ وہ صحیح ثابت ہو چکی ہے. سائفر سے خان صاحب کے اوپر اٹیک تک، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ، اس کے بعد
जिस जिस तरह से रास्ता रोकने के लिए सहाफियों की, मीडिया के लिए मैसेज, शहादत उनकी अरशद शरीफ साहब की, इमरान खान एंकर के ऊपर तशद्दुद, जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आजम सवाती साहब के साथ हुआ, ये सब क्या है? इसका कोई जवाब है? ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपकी डिस्कस कर रहा है कि जी सलमान सूफी मिला किसको था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत, वक्त बहुत कलील रह गया था वरना मैं इस पर मजीद आपसे बात करती। बहुत बहुत शुक्रिया। शतरंज के इस पूरे खेल में प्यादे भी हैं, घोड़े भी हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन इस सब में जो हार रही है वो मैं बार बार कहती हूँ अवाम है। और इस वक्त ताजिर बिरादरी जो है मुल्क के तूलो अर्ज में सड़कों पर है। अब ये क्यों सड़कों पर है और ये इज़हार यकजहती कर रहे हैं अफवाजे पाकिस्तान के साथ? ज़ुबूहाल पाकिस्तान की मईशत क्या मजीद एहतजाजी धरने और दीगर चीज़ों की मुतहम्मल हो सकती है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि अफवाज पाकिस्तान के हक में हम देख रहे हैं कि ताजिर बिरादरी जो है वो सड़कों पर आई। और कराची की सतह पर मैं बात करूं, फिर पंजाब में आज मैंने देखा जहलम में, फैसलाबाद में और दीगर और शहरों में भी बड़ी तादाद में, फिर इवन पेशावर की भी, क्वेटा में भी बड़ी तादाद में ताजिर बिरादरी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत जो है वो ज़ुबूहाली का शिकार है, हमें कारोबार करने दें और ये सियासत जो है वो जहाँ का काम है वही रहने दें। लेकिन हमने आवाम से पूछा कि महंगाई इस वक्त क्या, महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है। ज़रा सी एक झलक दिखी आवाम की। ये महंगाई तो इसीलिए है कि इनकी आपस में लड़ाई है, अवाम गरीब जो पिसी जा रही है। ना दुध कोई लै सकता, ना सब्जी कोई लै सकता, ना आटा पानी लै सकता, घ्यो भी महंगा, चीनी भी महंगी, सब्जियां भी महंगियां, केड़ी शैस वाली है जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी वहीं की वहीं है। बजट हमारा हम 10,000 लेके जाते थे, पहले 4 तोड़ आते थे, अब छापड़ों में हमारा सामान आता है और बिल तो इतना आता है कि बस समझ से बाहर है। दुकान बहुत मुश्किल से चलती है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी वो अभी 200 की मिलती है। जैसे आटा अभी जो है ना वो कम से कम 220 रुपये का मिलता है तो 1 किलो, तो उससे अभी 3-4 घर के अफराद हो तो वो गुजारा बहुत मुश्किल है। सर महंगाई का तो बहुत ही जो है ना बुरा हाल कर दिया है इस गरीब तबके का, ख़ास और हम लोगों का। पेट्रोल बहुत ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अब ये तनख्वाहदार तबका जो है ना ये क्या करेंगे? सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का महंगाई ने, और ख़ास तौर जो है ना मौजूदा हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हुकूमत जो आई है इसने भी आखिर कर दिया है। गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो गया है, बेरोज़गारियाँ बढ़ गई हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदे को रिलीफ दे। चीज़ों के रेट डबल हो गए हैं, तनख्वाहें नीचे आ गई हैं, ना यहाँ पे इंसाफ है, ना यहाँ पे कोई चीज़ है खाने को। गंदम तक ये बाहर से लेकर आते हैं। ये हमारा ज़रूरी मुल्क है। चीज़ें पहले हमें 100 की मिलती थी, हमें 50 की मिल जाती थी, वो अब हमें 50 वाली चीज़ तो खैर 300 की मिल रही है। ऐसे सब चीज़ों की जो है ना कीमत जो है डबल ट्रिपल इन लोगों ने कर दिया सिर्फ अपनी लड़ाइयों के बीच में। बहुत महंगा है, गैस महंगा है, रक्शे में गुजारा ही नहीं हो रहा है, सवारी नहीं बैठती है, हर चीज़ महंगी है। ये समोसे वाला है, ये भी महंगा कर दिया, 30 रुपये का एक समोसा कर दिया है इसने। पहले 20 रुपये की प्लेट देता था। 1800 2000 रुपये बोरी था, आज 6000 रुपये की बोरी में लेके आओ। ऐसे हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगाई होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई बहुत होता जा रही है। क्या करें भैया, मैं तो कुछ न कोशिश ये होती है कि सारे शहरों से कुछ बातें इकट्ठी की जाएं। मैंने आज कुछ पढ़ा, रिसर्च की, तो पता चला कि अगर एक दिन कारोबार बंद हो जाए और कराची शहर का, तो आज से अगर आप कोई 20 साल पहले चले जाएं या 15 साल पहले चले जाएं तो 8 अरब तक का नुकसान होता था, लेकिन अब ये बढ़कर 15 अरब से तजावुज़ करता जा रहा है। और अगर ये एहतजाज और ये जलसे जुलूस होते हैं तो क्या हमारा कारोबारी तबका वाकई परेशान होता भी है या नहीं? मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मीर, आप चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जमील पराचा, चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद से। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। पहले तो ज़रा फुटेज भी चलाएं साथ साथ ताकि नाज़रीन देखें भी। ये आप लोगों ने जो अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली थी, इसके पीछे क्या मकसद था और क्यों इजहार यकजहती आपने सोचा कि करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान के साथ? जमील पराचा। देखिए, कुछ सियासी कुव्वतें वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह हमारी फ़ौज को बदनाम किया जाए। ठीक है। वो फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ बात की जा रही है, तो अपनी सियासत को अपने तक रखें। फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, एक ही तो इदारा है जिस पे आवाम
ताजिर सब भरोसा करते हैं, वो है फौज। कोई भी नागानी आफत हो, जब फौज बॉर्डरों पे जागती है तो हम सोते हैं। सही बात। जब कोई भी नागानी आफत हो, जलजला हो, वो बारिशें हो, वो सैलाब हो, या वो लॉकडाउन की सूरत है, सब फौज ही तो संभालती है। तो हम भी फिर फौज के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बताएं ना कि इस वक्त जो एहतजाज होते हैं शहर के अंदर, उससे आपका जो पूरा कारोबारी तबका है वो कितना मुतासर होता है और कितना नुकसान होता है आपको, अगर मैं यौमिया की बात कर लूँ? भाई 70-80% हमारा कारोबार मुतासर होता है एहतजाजों से। जो अभी ये एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, जी, तो कहीं किसी कराची में कभी सड़क बंद होती है, कभी पंजाब की कोई सड़क बंद होती तो है, तो ये सारे पूरे मुल्क पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो मैन्युफैक्चर है ज़्यादातर कराची में, उनकी माल सप्लाई बंद हो जाती है। जब माल सप्लाई बंद होगी तो आमद और रफ्त ख़त्म हो जाएगी वो। तो ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। जैसे एक मुल्क के अंदर तहरीर स्क्वायर बना दिया गया भाई कि अपना एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड कराएं, कोई ना कोई ऐसा स्पॉट बना दिया जाए, एक स्पॉट बनाया कि अपना एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड करा दें। अव्वल तो एक बात मेरी समझ नहीं आती कि कोई भी जमहूरी हुकूमत जब भी हमने देखी आई है, वो दूसरा जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसके पीछे लग जाते हैं कि बस किसी भी तरह इनकी हुकूमत गिराई जाए। उसमें वो लॉन्ग मार्च होते हैं, वो उसमें धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं। अगर उसी हुकूमत को साथ अपोजिशन लीडर देना शुरू कर दें कि जी आप इस तरह नहीं, इस तरह मशवरे से चलें, तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क तरक्की करेगा। ये तो बड़ी आप जिसे कहते हैं ना ख्वाबों की बात कर रहे हैं। लेकिन अतीक मीर साहब, पराजा साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि हमारे यहाँ जो रिवायती सियासत है और जब वो सड़कों पर आती है तो उसका नुकसान कारोबारी तबके को पहुंचता है। आप पिछले सालों में चले जाएं, मैं याद दिला दूं आपको, पीपल्स पार्टी के दौर से ये मामला शुरू हुए, पंजाब से ये धरने शुरू हुए, फिर हमने देखा कराची में एक बड़ा जोर था हड़तालों का, 1 मिनट में पूरा शहर बंद हो जाता था। अब भी यही सूरत हाल है कि एक कोई बात होती है इस्लामाबाद में और पूरा कराची बर्बाद हो जाता है। तो क्या कहिएगा इस मामले पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुआशी इस्तेहकाम मुस्तहकम सियासत से जुड़ा है। जब कभी भी सियासत अनस्टेबल होगी जी, मैशत पर उसका दबाव आता है। दुरुस्त है। और ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा इंतशार है, एहतजाज है। मेरा ख्याल है 6 माह से देखें तो यहाँ जितनी भी शोरिशें हैं किसी ना किसी शक्ल में, वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। सही बात है। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। जिस तरह भी एक बात हो रही थी कि हमारे कभी भी ओपोजिशन ने रूलिंग पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। आप पीछे मुड़ के देखें बिल्कुल ऐसे कि क्या सूरत हाल रही। तो एक तो मुझे ये नुक्ता देना अतीक साहब कि ये होना चाहिए या नहीं होने चाहिए। जैसे पराचा साहब ने कहा भाई एक जगह आप मुख्तस कर दें, इनको बोले वहां जाएं, वहां जाके एहतजाज करें। आप अग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? देखिए, बिल्कुल ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत वक्त लगेगा कि लोग इस सोच की जानिब आए। इस सोच की जानिब आए। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, कारोबार की जो सूरत हाल है, उस पर जरा राय ले लेते हैं। क्योंकि कोविड के बाद हमने सुना था कि मईशत थोड़े पटरी पर आ रही है, लेकिन आजकल कारोबारी तबका किन मसाइल से जूझ रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाते हुए बात हो रही थी कि मुआशी शहर कराची हो या फिर मुल्क के तूलो अर्ज में इस वक्त कारोबारी तबका परेशान है। अतीक मीर साहब, आपसे मैं दोबारा ये बात पूछना चाहूँगी कि इस वक्त कारोबार के क्या हालात और वाक़यात हैं, और आप समझते हैं कि इस मुआशी मंजरनामे के अंदर एहतजाज या लॉन्ग मार्च या धरने काबिल कबूल हैं, हो सकते हैं? कभी भी नहीं हुए। और देखें, एक कारोबारी के लिए सबसे जो बुरी चीज़ है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। जब आपको यकीन नहीं होगा कि हालात बेहतर होंगे, आने वाले हालात उसके लिए मुवाफिक होंगे, तो सरमायाकारी नहीं होगी, तिजारत नहीं होगी, ख़रीदारी नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी। सही है। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल से हम 2013 में काफ़ी हद तक निकल आए थे। ठीक है, जब कराची ऑपरेशन हुआ कर रहे थे। ठीक है। और वो बेहतरी की जा रहे थे। फिर हमारी मुश्किलात का आगाज़ कोरोना से हुआ और आज के दिन तक हम संभल नहीं पाए। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अभी भी कारोबार नहीं संभला है। अब भी कारोबार नहीं संभला है और सरमायाकार का हाथ रुका है। वो सरमाया नहीं लगा रहा। वो सरमाया नहीं लगा रहा कि आने वाले वक्त को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो ज़मीन हमवार तो हो,
जिस पर उसका काम मुस्तकबिल में अच्छी चल बात सकता कह दी। अच्छा प्राची साहब, आपको भी लगता है कि मार्केट पल्स जो है वो डाउन है, और अगर है तो आप क्या समझते हैं इसके लिए क्या आपके पास ऑप्शंस हैं कि हमें इन चीज़ों पर तो कम से कम फौरन फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, जो कारोबार 14-15 अरब रुपए का होना चाहिए ठीक है रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है, वो कारोबार घट के जो है ना 7 से 8 अरब रुपए का रह गया है, और इसी तरह ये रोज बरोज डाउन होता चला जा रहा है। अच्छा। सिर्फ इन सियासी सूरत हाल की वजह से। ठीक है। ये सियासत में अपने हम आहंगी ले आएं, सियासत में अपने मामलात ख़त्म कर दें, लोगों को परेशानियां ख़त्म हो, तो मैं नहीं समझता कि फिर लोग अपना सरमाया भी यहाँ ना लगाएं। रियासती इदारों पर जो प्रोपेगेंडा है अतीक मीर साहब, आपको लगता है कि इसकी वजह से भी बहुत धचका पहुंचता है, चीज़ें ख़राब होती हैं? देखिए, रियासती इदारों पे जब कभी भी कोई बहस चलती है, कोई तनकीद होती है, तो हमारे मुल्क दुश्मनों का तो पहला हदफ ही रियासती इदारे बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि अवाम को इनसे दूर करें। सही है। लेकिन एक बात आप देखें, काबिल गौर बात है कि 4 मरतबा मार्शल लॉ लगी, उस जिसे हम कहते हैं जमहूरियत को शमल है जी, लेकिन लोगों ने क्योंकि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हैं, लोगों ने वेलकम कहा। और मैं यहाँ तक भी कहूंगी कि आप लोग भी जिस तरह से इजहार यकजहती कर रहे हैं, ये इस बात की गम्माजी है कि ताजिर बिरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना, ताजिर बिरादरी का हर कोई भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बिल्कुल दुरुस्त है। फौज के खिलाफ तो नफरत के मुताबिल हम हो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारे दुश्मन का बयानिया तो हो सकता है लेकिन हमारा नहीं हो सकता। जी, मैं देखिए इसमें ये कहना चाहूँगा कि फिल फॉर जैसे चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन लेते हैं, फौरी तौर पे एक एक्शन लेके ये तमाम ये जो रोडों पे निकलना, ये सब इस पे पाबंदी आयद की जाए। अच्छा। और फिल फॉर ऐसी कोई बात बनाई जाए कि कोई ऐसी जगह मख्तस की जाए कि आप लोग यहाँ आके अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और चले जाएं। लेकिन अभी मैं आप दोनों से पूछूंगी, इससे क्या होगा? हाँ। देखिए, इससे क्या होगा, जो रोडों पे निकल के इंतशार फैलता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ तकलीफ में आ जाते हैं, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, इस चीज़ से हम बचेंगे, वरना ये इसी तरह होता रहेगा। और सियासी पार्टियों को खुद सोचना चाहिए, कल तक जो सियासी पार्टी कहती है कि भाई हम ताजिरों के साथ हैं, मईशत परवान चढ़ाएंगे, वो खुद फिर जब अपोजिशन में आते हैं कोई भी पार्टी, तो वो खुद खड़े हो जाते हैं सामने रोडों पे निकल के। अच्छा, ये जो अभी हाल फिलहाल में जो शहर के अंदर सारी ब्लॉकिंग हुई, रोड्स बंद हुए, ये सब हुआ, इससे नुकसान हुआ था अतीक मीर साहब कराची का? अगर मैं बिल्कुल, जिंदगी बड़ी तल्ख हो जाती है। यूँ समझे नकलो हमल में फ़र्क आता है। ठीक है। लोग जो शहरी ज़िंदगी, तिजारती ज़िंदगी दोनों डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो रास्ते बंद करना तो किसी सूरत में भी पसंदीदा अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियात का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन एक अच्छी तजवीज़ जो है वो मेरे सामने आई है दोनों की जानिब से कि ये चाहते यही हैं कारोबारी तबका जो है वो फले फूले, क्योंकि मईशत के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मईशत बेहतर होगी तो ही मामलात आगे आपके मुल्क के बेहतर चलेंगे, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए सियासी मामलात को बहरहाल हल करना होगा, क्योंकि कारोबारी तबका मजीद इस तरह की चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार भी इस बात की गम्माजी करता है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ न सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि अवाम पाकिस्तान शाना बशाना मौजूद है, और किसी भी तरह की अगर कोई शरारत या इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो बहरहाल वो पाकिस्तान को नुकसान तो पहुँचा सकती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अतीक मीर, जमील पराचा, आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।